यस सर। स्क्रीन दिख रही है? तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञान अध्याय, इसमें हम क्या देखेंगे? दोष धातु और मल का जो क्षय हो रहा है उसके लक्षण क्या है, या फिर वृद्धि के लक्षण क्या है बॉडी में, वो सब देखेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अगर आज कवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट अगले दिन मतलब कल तक हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। और जो अंडरलाइन करवाऊंगा वो आप अंडरलाइन करते जाइएगा साथ साथ। फिर वही है कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि दोष धातु और मल इनके क्षय और वृद्धि के विशिष्ट कराने वाले अध्याय का वर्णन किया जाएगा। माइक म्यूट कर लीजिए। किसका मोटर पानी चल रहा है, भर गया है? ठीक है, अवेयर रहिए सब कोई। आपने ये भी फर्स्ट ईयर में बहुत बार सुना होगा, दोष धातु मूलम, दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। ये श्लोक कहाँ पे है? सुश्रुत के इस चैप्टर में ना दो श्लोक है जो आप हमेशा याद करते हैं। एक तो आप ये याद करते हैं, दोष धातु मूलम ही शरीरम, ये याद है सबको? दोष धातु मूल, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये पूछा आया था रेफरेंस करके कि दोष धातु मल मूल ही शरीरम, मतलब कि दोष धातु मल ही हमारे शरीर के मूल कारण है। तो ये चैप्टर हमारे किस में आया? 15th में आया है। ये याद रखिएगा, इसका रेफरेंस यहाँ पे REF लिख लीजिएगा, मतलब आपको इसका रेफरेंस याद रखना है। REF करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा गया हुआ है कि ये कहाँ पे आया। ये भी पूछा गया है कि किस मतलब संहिता में आया, तो ये तो सुश्रुत संहिता में आया है। अब में भी पूछ सकता है कि किस अध्याय में आया है, तो 15 चैप्टर में आया है जहाँ पे दोष धातु मूल ही मूलम शरीरम करके है। ठीक है, बाकी अब आगे क्या है ना, आगे पांच पांच गुण बताए गए हैं। जैसे आपको पता है, ये बात आपको पता होगा ना कि वात के 5 भेद होते हैं, पित्त के 5 भेद होते हैं और कफ के 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भेदों का वर्णन नहीं किया है, लेकिन ना वात के 5 गुण, पित्त के 5 गुण और कफ के पांचों गुण का वर्णन किया है। गुण मतलब कि क्या क्या है देखिए, प्रस्पंदन, प्रस्पंदन, फिर उद्वहन, पूरन, विवेक, धारण। अगर आप इसको देखेंगे ना तो हर एक जो 5 पॉइंट है, प्रस्पंदन तो एक वायु को बताता है। प्रस्पंदन में कौन सा वायु है? तो हमारा प्राण वायु है। उद्वहन में है तो उदान वायु। तो पूरन में कौन सा है? तो हमारा जो जैसे विवेचन में व्यान वायु, तो इस तरह से धारण अपान वायु। तो हमको वो याद नहीं करना है, लेकिन हमको याद करना है 5 वायु के जो गुण है। प्रस्पंदन वायु के गुण है, उद्वहन वायु के गुण है, पूरन, विवेक और धारण। अगर आप चाहेंगे तो हिंदी में देख सकते हैं कि प्रस्पंदन का मतलब क्या होता है, शरीर का चलना 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 वलना। फिर उद्वहन में जैसे कि श्वास प्रश्वास की क्रिया, उद्दान कर्म वगैरह। पूरन में उदर को आहार से ले जाना, प्राण वायु का कर्म है। अच्छा, ये पूरन मतलब प्राण वायु का है। तो ये आपको याद नहीं रखना, आपको बस 5 पॉइंट बस याद रखना है कि प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरन, विवेचन और धारण। क्वेश्चन आए नहीं है यहाँ से कभी, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आप ये जो गुण है, प्रस्पंदन आपको लग जाएगा हाँ ये वायु के गुण है। उद्वहन आपको लग जाएगा हाँ वायु के, मतलब कंफ्यूज हो जाइएगा तो उसको उद्वहन को उदान से याद रखिएगा। पूरन तो वायु के गुण लगेगा। विवेचन मतलब चीजों को विभाग करना, वो वायु के गुण है। और धारण, तो धारण हमको लगता है कि कफ हमारे बॉडी को धारण करता होगा, तो नहीं, यहाँ पे वायु से रिलेटेड बोला गया है। तो आप अगर आप देखेंगे हिंदी में तो बोला बता मतलब किससे किसका कंपेयर किया गया, जैसे प्रस्पंदन को किया गया व्यान का मतलब व्यान वायु से, उद्वहन से मतलब उदान वायु से, विवेक विवेक मतलब समान वायु से, फिर पूरन से प्राण वायु को, तो धारण से अपान वायु को। तो ये पांचों वायु, 5 वायु के 5 गुण ही समझ लिए। आपको ये याद नहीं रखना कि किसका किसके साथ लिंक है। एक बार क्वेश्चन आया था और वो भी रॉन्ग हो गया था सबका, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन ही गलत तरीके से पूछा गया, तो उसको जाने दीजिए। 5 गुण याद रखिए, प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरन, विवेक और धारण, ये 5 वायु के गुण है। फिर हमारा पित्त का, आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा हाँ ये पित्त के गुण हो गए। जैसे राग, तो राग हो गया, पक्ति हो गया, तेज हो गया, मेद हो गया और उष्मा हो गया। तो राग जैसे क्या होता है, तो राग किसका काम हो सकता है? सोचिए, तो रंजक पित्त का कार्य हो सकता है। मतलब राग का मतलब क्या है? रस से रक्त में जो बदल रहा है वो राग है, तो वो रंजक पित्त का हो सकता है। पक्ति मतलब पाचक पित्त हो सकता है। तेज मतलब आंख को भेजते हैं बोलते हैं, तो आंख आंख में कौन सा पित्त होता है? आलोचक पित्त होता है। आम, होता है, ठीक है। फिर उसी तरह मेद है, मेद है फिर उष्मा है। तो एक मेद मतलब साधक पित्त है, और उष्मा मतलब क्या है हमारा? भ्राजक पित्त। ऊष्मा मतलब, तो आप ये मत याद रखिए, लेकिन आप 5 पॉइंट ये याद रखिए कि राग, भक्ति, तेज, मेधा। मेधा किसका गुण है? तो याद रखिए मेधा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेधा पूछ दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि कफ का हो सकता है, तो नहीं, मेधा किसके बारे में बोला गया है? तो पित्त के बारे में गया है। और उष्मा तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ पित्त के लिए है। 5 हमारा वात का हो गया, प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरन, विवेचन और धारण। और उसी तरह पित्त के लिए हो गया राग, भक्ति, तेज, मेद और उष्मा।
ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कफ का। कफ का भी 5 गुण देखने में लगेगा, बहुत अच्छा है। संधि, संधि संश्लेषण, स्नेहन, फिर रोपण, पूरन। देखिए यहाँ पे पूरन ना 2 बार आ गया है। तो पूरन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वायु में भी पूरन है और कफ में भी पूरन है, और बलिस्थैर्य। तो ये 5 गुण है कफ के। संधि संश्लेषण मतलब श्लेषक कफ के बारे में बोला गया है। स्नेहन बोला गया है, फिर रोपण बोला गया है, फिर स्थैर्य मतलब आप अम्लम्बक कफ के लिए बोला गया है स्थैर्य। जिस तरह से 5 कफ है उसी का गुण है। आपको पांचों कफ के नाम याद नहीं रखने हैं, बस आपको ये 5 गुण याद रखने हैं। संधि संश्लेषण, स्नेहन, रोपण, पूरन और बलस्तर। पूरन को आप मतलब यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं, पूरन करके आप लिख लीजिए। पूरन वात और कफ दोनों में आया है। पूरन करके आप यहाँ पे अलग से लिख लीजिए, वात प्लस कफ करके, कि ताकि आपको ये लगे कि पूरन 2 जगह आया हुआ है। बाकी आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि कफ के गुण है। संधि संश्लेषण आपको लगेगा कि हाँ संधियों के बीच में कफ रहता है। स्नेहन आपको पता है कफ के गुण है। रोपण थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। और बल स्थिरता आपको लगता है ये पता ही, हिंट से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कफ का है। पित्त में उसी तरह आपको सिर्फ मेधा ध्यान रखना है। वात में आपको इतना, वात में आपको धारण वारण याद कर सकते हैं कि धारण वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कफ से। तो धारण हमारा वात का गुण है। तो ये हमारा वात पित्त कफ के तीनों के 5-5 गुण बता दिए गए हैं यहाँ पे। फिर अब क्या बोला है कि ना, कि हर एक का जो हमारे जो धातु है, रस धातु, रक्त धातु, उसका क्या काम है हमारे बॉडी में। तो रस का क्या काम है, सब धातु के बारे में। ये चैप्टर बहुत बड़ा और सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो भी धातु है वो आपको पता है ना, कि जो धातु नेक्स्ट धातु को पुष्टि करता है। तो जैसे रस रक्त की पुष्टि करेगा, मांस क्या करेगा, मेद की पुष्टि करेगा। तो वो बहुत कॉमन हो जाएगा, तो उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। बट अब रस में जैसे कह रहा है, रस पुष्टि प्रीणम रक्त पुष्टि च करोति। तो रस का कार्य क्या क्या है, शरीर को तुष्ट करता है। तुष्ट का मतलब क्या होता है, तुष्ट का मतलब तर्पित करता है, ठीक है। और रक्त को पुष्ट करता है। इसमें से आप सिर्फ रस का प्रेरणम, प्रेरणम अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रेरणम करना, प्रसन्न करना किसका काम है, रस का काम है। फिर बाकी रक्त आपको बता दिया कि जो नेक्स्ट धातु है उसकी पुष्टि उसके पहले वाले धातु से होगी। तो रस किसकी करेगा, रक्त की। तो रक्त किसकी करेगा, मांस की। वो भी आगे आगे। फिर रक्त का क्या काम है, रक्त जो हमारी धातु उसका काम क्या है, वर्ण। आपको पता है कि वर्ण, वर्ण जो हमारा बॉडी में कलर्स है वो रक्त की वजह से हो रहा है। तो वर्ण प्रसादम, मांस पुष्टि। देखिए मांस पुष्टि आ गया, जीवेति च। तो आप यहाँ पे जीवियति अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि ये आपको बोल सकते हैं कि रस के लिए प्रेरणम आया है और रक्त के लिए जीवियति आया है, ठीक है। फिर मांस के लिए देखिए, मांस के लिए क्या बोला है, मांस शरीर पुष्टि मेदस्य, मतलब मांस मेद की तो पुष्टि करता ही है, फिर भी उसके साथ साथ शरीर की भी पुष्टि करता है। तो आप रस के लिए रक्त पुष्टि, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि नेक्स्ट धातु को पुष्टि करेगा, लेकिन मांस में क्या है, मांस में मेद के साथ साथ शरीर के लिए भी आ गया, मांसम शरीर पुष्टि। 3 पॉइंट इसमें, रस का प्रीरणम, रक्त का जीवेति और मांस का शरीर पुष्टि, आप याद रखिए। फिर मेद क्या करेगा, मेद हमारा क्या करेगा, पुष्टि स्थानाम। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कि जो भी पुष्टि करेगा नेक्स्ट धातु की करेगा। आपको क्या करना है, जो हमारे बॉडी में स्नेहन हो रहे हैं, स्वेदन हो रहे हैं और दृढ़ता हो रही है, शरीर जो दृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। आपको लगेगा शरीर हमारा दृढ़ मेद की वजह से नहीं होगा, मेद तो फैट लाता है हमारे बॉडी में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे शरीर को दृढ़ मतलब मजबूत कौन बना रहा है, मेद बनाना है। तो रस का हम याद रखेंगे प्रीणम, रक्त का याद करेंगे जीवेति, मांस का शरीर पुष्टि और मेद का स्नेह स्वेद। आप ये तीनों अंडरलाइन ही कर लीजिएगा, स्नेह स्वेद दृढ़त्व। फिर अस्थि क्या करेगा, अस्थि देखिए क्या करेगा, देह का धारण करेगा। यहाँ पे शरीर को दृढ़, शरीर को मजबूत बना रहा है मेद। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देह का धारण कौन सा धातु कर रहा है, तो अस्थि कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अस्थि के लिए आया देह धारण, और बाकी मज्जा पुष्टि, मज्जा जो नेक्स्ट धातु है उसकी पुष्टि कर रहा है। तो अस्थि का आप याद रखेंगे देह का धारण, ठीक है। तो हम रस का हमने याद देखा प्रीरम, रक्त का जीव्यति, मांस का शरीर पुष्टि, मेद का स्नेह स्वेद दृढ़, और अस्थि का हमने देख लिया देह धारण। देह धारण इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। देह का जो धारण कर रहा है वो हमारा अस्थि कर रहा है। आप देखिए ना, देह का धारण कौन किया हुआ है, हड्डी नहीं होगा तो आप ठहर पाइएगा, आप गिर जाइएगा। तो देह का जो धारण किए हुए कौन है, अस्थि है। फिर मज्जा के लिए क्या बोला गया, जो मज्जा है प्रीति स्नेह। अब स्नेह देखिए 2 जगह है, स्नेह यहाँ भी आया है और स्नेह यहाँ भी आया है। तो आप स्नेह को अलग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, स्नेह पॉइंट करके, स्नेह मेद और मज्जा। स्नेह करके लिख लीजिएगा मेद और मज्जा, स्नेह मेद और मज्जा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस मज्जा का हमको अंडरलाइन ये भी करना है, प्रीति भी अंडरलाइन करना है। स्नेह तो आपको बोल दिया मैंने, मेद और मज्जा का लिख लीजिए। फिर बलम और शुक्र पुष्टि करेगा, तो हमको पता ही कि नेक्स्ट जो धातु क्या है, शुक्र है, तो उसकी पुष्टि करेगा। तो मज्जा का आपको अंडरलाइन क्या क्या करना है, प्रीति अंडरलाइन करना है, और
और बल अंडरलाइन कर लीजिएगा, बल जो हमारे शरीर में बल ला रहा है वो मज्जा भी है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्णम अस्थानाम च करोति, मतलब अस्थियों के अंदर आपको पता है ना क्या होता है, मज्जा होता है, इसलिए बोला गया है कि अस्थियों का पूरण करता है। आप सोचिएगा अभी तो भी आपको पता है कि हाँ, जो हड्डियां होती है उसके बीच में क्या होता है, मज्जा होता है। तो आप इसको पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, तो एक देह धारण से और एक पूर्ण अस्थानाम से, मतलब अस्थियों की जो पूर्ति करता है। बाकी शुक्र का कार्य क्या कार्य है, धैर्य, चेवन, प्रीति। तो प्रीति देखिए दो जगह आ गया, तो प्रीति को भी आप लोग लिख लीजिएगा अलग से। प्रीति हम लिख लीजिएगा मज्जा और शुक्र के लिए। प्रीति एक लड़की है जिसको दो चीज उसके सामने लिख लीजिएगा, मज्जा और शुक्र। तो शुक्र का क्या है, धैर्य है, च्यवन है, और च्यवन मतलब क्या होता है, यंग बनाना, प्रीति और देह बलम। फिर हर्ष, हर्ष करके भी आया, मेरा नाम करके भी क्वेश्चन आया था, किसके लिए, मतलब किसका गुण है, तो शुक्र का गुण है, ठीक है। बीजार्थ, तो बीज आपको पता ही है। तो शुक्र का चार पांच मतलब 4 पॉइंट अंडरलाइन लीजिएगा, धैर्य, च्यवन, प्रीति आप एक साथ अलग लिख लिए, प्रीति आप मज्जा और इसका लिख ही लिए, और देह बल, देह के बल के लिए। ये कंफ्यूज मत होइए, फिर इसमें सब अरे कुछ बता रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा सर, हूँ। मज्जा वाला और शुक्र वाला प्रीति है, मैं दोनों सब सेम है कि अलग अलग है? सेम ही प्रीति है, प्रीति एक ही है। हैं? प्रीति का मतलब प्रीति होता है, ठीक है, अलग अलग प्रीति नहीं है। हिंदी में देखिए ना क्या लिखा हुआ है, शरीर में प्रसन्नता। फिर शुक्र में भी शरीर में एक ही प्रीति, आप बस प्रीति को याद रखिए कि प्रीति एक ही है, ठीक है। आया ना, देखिए यहाँ पे प्रसन्नता, इसमें भी प्रसन्नता, शरीर में प्रसन्नता, दोनों क्या है, प्रीति वाला ही है। अलग अलग है सर, क्या अलग अलग है सर दोनों, हम जहाँ कैसे, तक समझे हैं। आपसे अलग अलग पूछा है, आपसे पूछा जाएगा प्रीति किस धातु का गुण है, तो आप क्या वहां पे लिखिएगा। ऑप्शन में दोनों रहेगा तो दोनों मारेंगे। हाँ, तो वही ऑप्शन आने वाला है, अगर आता है तो। प्रश्न वैसे आप हिंदी में देखिएगा तो वो सेम चीज हिंदी में भी वही लिखा है ना कि प्रश्नता लाता है। बाकी आप बट कुछ अलग। एक्चुअली मेरे रेफरेंस की बुक में ना मज्जा प्रीति स्नेहनम नहीं है, मज्जा स्नेहनम बलम शुक्र पुष्टिम है। अच्छा, वहां पे प्रीति नहीं आया है। नहीं, मेरी बुक में नहीं है, मैं वही नोटिस कर रही थी। तो एक इसके सेकंड रुकिए, फिर हम देख लेते हैं, अभी आपको मेन श्लोक। अनंतराम शर्मा की है, हाँ, आचार्य प्रियव्रत शर्मा। प्रीति तो है सर, दोनों में है, मज्जा और शुक्र दोनों है। दोनों में, दोनों में है, ये दो, कंफर्म है, दोनों में है। दोनों है कंफर्म। अभी एक बार हम वो देख हम्म, लेते हैं, मेन जो हमारे पास ई बुक है ना, ई बुक्स। ये समझता। हाँ, ई संहिता। हम चैप्टर देख रहे हैं 15 आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या, नहीं ना। विश्वास। दिख रही है, दिख रही है, शो हो रही है। ठीक है ना, इसमें इसमें गलत नहीं होगा, इसके नेक्स्ट पे मज्जा स्नेह बल, तो देखिए उनके बुक में सही लिखा हुआ है फिर, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रहा है ना। जी सर, मज्जा, बिल्कुल। तो प्रीति आप काट लीजिए, ठीक है। प्रीति आप यहाँ पे काट ही लीजिए, ये नहीं सही है। सर, प्रीति है। अरे ये जो बुक है ना, ई बुक, ये सही है। उसके बाद ये सब जो है, वो आपने कहाँ देखा हो, है नहीं है, वो उसमें हम नहीं मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो बनाने वाला है वो इस तरह से कंफ्यूज क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। यहाँ पे बहस नहीं करना है कि प्रीति है नहीं है। हमको पता है कि अगर इस वाले बुक में आया है, अगर मान लीजिए किसी ने जो करके आया है, जो भी जैसा करके आएगा उसको उसके अनुसार इसमें क्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप जो बाकी याद रखिए ना, रस का परिणाम याद कीजिए, रथ का जीवियति याद कीजिए। ई बुक जो होता है ना वो सही होता है, बाकी जो ये सब बुक है वो मिसप्रिंटिंग होते हैं। आपकी क्लास में टीचर जो हम लोग पढ़ाते हैं वो भी ई बुक खोल के तो आते नहीं, वो तो मुझे अभी डॉक्टर अंजलि ने बताया, तो हमने देखा भी है। हमें भी यही पढ़ाया गया था कि हाँ प्रीति इसमें भी है, प्रीति इसमें भी है। बट ई बुक में नहीं आया है तो मतलब नहीं है। रस का फिर हम देख लिए, फिर हम मेद का क्या देखे, स्नेह स्वे दृढ़, अस्थि का देख लिए देह धारण, मज्जा का आप प्रीति याद नहीं रखिए। अगर अगर क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन के अनुसार दिमाग लगाइएगा, वैसे नहीं आएगा, 100% चांस है कि नहीं आए। मज्जा का फिर मेन क्या है, पूरन अस्थानाम बल। बल देखिए, अब बल कह रहा है तो यहाँ पे बल देह बल नहीं देता, बल किसके लिए, तो अस्थियों को बल करता है ये। और देह बल कौन कर रहा है, शुक्र कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ, लेकिन ये है कि एक एक पॉइंटर्स के रूप में तो क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, फिर पुरुष का क्या काम है। पुरुष का काम है
उपस्तंभ वायु अग्नि धारण, मतलब पूरी शरीर का उपस्तंभ है। उपस्तंभ कौन है? तो आपसे पूछा जाता है कि शरीर का उपस्तंभ कौन है, तो आप त्रिदोष को भी बोलते हैं। त्रिदोष को क्या बोलते हैं? त्रिदोष को क्या बोलते हैं? उपस्तंभ बोलते हैं कि स्तंभ बोलते हैं? त्रिस्तंभ। उपसम त्रिस्तंभ बोलते हैं सर इसको। त्रिस्तंभ बोलते हैं। तो शरीर का त्रिस्तंभ। उपस्तंभ कौन है? पुरुष है। और क्या वायु और अग्नि का धारण कौन कर रहा है? तो हमारा पुरुष कर रहा है। फिर उसके बाद आया मूत्र के बारे में। तो मूत्र क्या करता है? आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पुरुष का आप उपस्तंभ और वायु अग्नि धारण ये दोनों अंडरलाइन कर लीजिएगा। बस्ती का आपको मतलब मूत्र का पता ही है। मूत्र क्या करेगा? बस्ती का पूरण करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विक्लेद, मतलब शरीर को विक्लेद। विक्लेद का मतलब होता है कि शरीर में ना आर्द्रता पैदा करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है ना कि मूत्र का क्या है? मूत्र विक्लेद है और श्वेत का क्लेद है। और आप यकीन नहीं मानिएगा, हिंदी दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है कि विक्लेद किसके द्वारा हो रहा है, क्लेद किसके द्वारा हो रहा है। मतलब श्लोक उन्होंने उठा दिया है, अब मूत्र के सामने मतलब विक्लेद की जगह क्लेद लिख दिया और श्वेत के सामने इस तरह से कंफ्यूज कर दिया बच्चों को। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि क्वेश्चन वाले मतलब उनको उनको अपने खुद नहीं पता है कि विक्लेद और क्लेद एक ही चीज है, लेकिन वो सिर्फ श्लोक में अलग आ गया है तो अलग मान लेते हैं। तो आपको मूत्र का याद रखना है कि वो विक्लेद कर रहा है। आप याद कर लीजिएगा मूवी करके, मूवी करके याद रहेगा तो मुंह से क्या हो जाएगा? मूवी याद रहेगा ना। मूवी तो सबको पता ही है, सब लोग देखते हैं। तो मूवी करके तो विक्लेद जो आया है वो मूत्र के लिए आया है, और जो क्लेद आया है वो किसके लिए आया है? श्वेत के लिए आया है। तो हम मूत्र वाला सिर्फ विक्लेद याद करेंगे, बाकी बस्ती पूरन आपको समझ में आ जाएगा। फिर श्वेत के लिए क्लेद है। और त्वचा का सुकुमारता, त्वचा सुकुमारता किसके द्वारा होता है? श्वेत के द्वारा होता है। ये नॉर्मल जो धातु उनके गुण है, मतलब जो भी हमारे जो हमारे जो ये तीन पहले दोष के बारे में बताया था, जो तीनों दोष थे वात पित्त कफ, उसके 5-5 गुण बता दिए थे। तो इसके बाद फिर उन्होंने धातु के अनुसार और बाकी फिर 3 मल का इन्होंने गुण बता दिया है। इसलिए ये चैप्टर दोष धातु मल इन तीनों के बारे में ही विवरण है ना इस चैप्टर में। तो गुण में भी देखिए, पुरुष का भी ऐसा नहीं कि पुरुष बेकार चीज है, पुरुष का भी गुण है। जो पुरुष है हमारे शरीर को स्तंभ मतलब धारण करता है, और वायु और अग्नि का भी धारण कर रहा है। फिर मूत्र क्या कर रहा है? विक्लेद कर रहा है, शरीर में आर्द्रता पैदा कर रहा है। और श्वेत क्या कर रहा है? श्वेत का भी सेम काम है, क्लेद और सुकुमारता, त्वचा का सुकुमारता प्रदान करता है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है बस्ती पूरन मूत्र विक्लेद वाला, ये वाला और ये दोनों में आया हुआ है। बाकी इसमें से एक हर्ष वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और बाकी नहीं आया। एक दे धारा वाला क्वेश्चन आया है, मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे मिला है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आया हुआ है। फिर आया रक्त के, फिर इसके बारे में आया आर्तव के बारे में आया। तो क्या कह रहा है आर्तव के लिए? रक्त लक्षण आर्तव, जो रक्त के समान लक्षण वाला है वो आर्तव है। और आर्तव क्या करता है? गर्भकृत, मतलब गर्भ, जो गर्भ की स्थिति करता है। तो ये भी आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है किसके द्वारा होगा, वो आर्तव के द्वारा होगा। गर्भो गर्भ लक्षणम। फिर स्तन्य के बारे में आया है कि स्तनों में, जो स्तनों में होने स्तन्यम, स्तन्य स्तन्यरो पिनत्तो जननम जीवन यचेति। तो स्तन्य क्या करता है? स्तनों में होने वाला दूध स्तनों की पुष्टता करता है तथा बालकों के लिए जीवन देता है। ठीक है। तो आपको पता है कि हाँ, स्तन क्या करेगा? जो स्तन में मिल्क रहता है क्या करता है? शरीर को पुष्ट करेगा और बच्चों के लिए जीवन देता है। तो ये भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो अंडरलाइन करना था ऊपर में आपने अंडरलाइन कर लिया। फिर अब उसके आगे, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब उसके आगे देख, अब कह रहे हैं कि इसके अनंतर क्षीण वातादि दोषों के लक्षण कहते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए अब जो भी धातु है, जो भी हमारा धातु है, दोष है और मल है, उसका जब क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या लक्षण आएगा? ये आपने शायद चरक में भी देखा होगा। कितने लक्षण, कितने बताए हैं क्षय के चरक ने? 18 क्षय कहीं आया है करके? 18, हाँ सर 18 6 कहाँ पढ़ा है आपने? क्रियंतस के सीए के बाद वाला अध्याय है सर, 18वां अध्याय है। हाँ, तो वहां जब आप वहां वाला पढ़िए, इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेंशन किया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, उसको और इसको साथ में पढ़ा कीजिएगा जब भी रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि वहां पे उतना उतना ज्यादा में 18 है, लेकिन बहुत छोटे छोटे है। बट यहाँ पे उन्होंने सबके बारे में क्षय और वृद्धि दोनों बताया है। वहां पे वृद्धि के बारे में नहीं बताया, सिर्फ क्षय के बारे में बताया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो वात के क्षय के, फिर पित्त के क्षय के और कफ के क्षय के। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना कि हाँ, वात क्षय होगा तो हमारे बॉडी में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि वात के गुणगुण क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप सब पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपको लगता है कि हाँ, हमको लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है वात क्षय से या पित्त क्षय से, तो वही अंडरलाइन करेंगे। तो फिर पहला क्या, वात क्षय का हम देख रहे हैं।
मंद चेष्टता, आपको पता है कि चेष्टा का कारण वायु होता है, तो वायु घट जाएगा तो चेष्टा क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। अल्प वाक, तो ये अल्प वाक आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अप्रहर्ष और मूढ़ संहिता, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। मूढ़ संहिता किसके द्वारा हो रही है, तो वाजपेयी के द्वारा हो रही है। मंद चेष्टता सब ये सब अंडरलाइन मत कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ वो अगर आपको अंडरलाइन करना तो आप कर लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में चीजें आ रही हैं, वाचे मतलब मंद चेष्टता, क्योंकि वात का काम क्या है, चेष्टा, चेष्टावान होता है वायु। तो अगर वायु क्षय हो जाएगा तो मंद चेष्टा होगा। अल्प वाक, अब वाक का थोड़ा सा लगेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, तो अल्प वाक आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर अप्रहर्ष रहने दीजिए, मूढ़ संहिता ये याद कर लीजिए। फिर पित्त क्षय के लिए क्या है, मंद उष्मा अग्निता निष्प्रभवतम च, तो ये भी मंद उष्मा, आपको पता है कि जब पित्त कम हो जाएगा तो हमारा उष्मा अग्नि सब कम हो जाएगा। निष्प्रभवतम मतलब शरीर की जो रौनक होती है वो कम हो जाती है, किससे, पित्त क्षय से। तो ये आप अंडरलाइन पित्त क्षय का कर लीजिएगा। अब श्लेष्म क्षय का क्या कह रहा है, श्लेष्म क्षय रुक्षता अंतरदाह, ये अंडरलाइन कीजिएगा। रुक्षता अब तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कफ का काम क्या है, बॉडी में स्नेहन प्रदान करना। स्नेहन घट जाएगा तो शरीर में रुक्षता आ जाएगी। पर अंतरदाह किसके लिए आया है, अंतरदाह आया है हमारा श्लेष्मा के लिए। फिर अमाशय इतर श्लेष्मा, श्लेष्मा से शून्यता, मतलब क्या है कि अमाशय के इतर का मतलब होता है अमाशय के अतिरिक्त पूरे बॉडी में ना श्लेष्मा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। मतलब क्या होगा, पेट फूला हो जाएगा, बाकी सब ना मतलब तो जैसे आपने मेरास्मस और क्वाशियोरकोर का बच्चों को देखा ना, वैसा हो जाएगा, पेट फूला रहेगा। तो यहाँ पे हिंदी में देखिएगा तो वो लिखा होगा यहाँ पे कि अमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के आशयों में शून्यता प्रतीत होती है। तो ये भी आप अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना कि हाँ अमाशय में श्लेष्मा नॉर्मल रहता है, बाकी सब जगह श्लेष्मा कम हो जाता है। संधि शैथिल्य, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, संधि शैथिल्य, क्योंकि अभी आगे भी आएगा ऐसा वर्ड, संधि शैथिल्य, सीरा शैथिल्य, तो ये कंफ्यूज करते हैं। तो संधि शैथिल्य किसके लिए, श्लेष्म क्षय के लिए है। बाकी तृष्णा, दौर्बल्य, प्रजागरण, दौर्बलता आपको पता है कि जो हमारा जो श्लेष्मा है वो बॉडी में बल का कारण है। तो फिर अगर बल मतलब अगर श्लेष्मा कम हो जाएगा तो दुर्बलता आ जाएगी। अप्रजागरण, आपको पता है कि कफ ज्यादा हो तो नींद ज्यादा होती है, अगर कफ कम हो गया तो जागरण हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा, इसको हिंट वाइज आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो श्लेष्मा का सबसे इंपॉर्टेंट है अंतरदाह। बाकी आप चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिए, संधि शैथिल्य अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी दौर्बल्य प्रजागरण आप थोड़ा सा सोचिएगा, अगर आपके सामने वात क्षय, पित्त क्षय और कफ क्षय रहेगा तो आप ध्यान रखिए कि कफ का क्या काम है, बलवान बनाता है। कफ हमें निद्रा लाता है, तो उसमें फिर ये खुद दिख जाएगा कि हाँ कफ क्षय हुआ तो ये प्रजागरण हुआ। फिर इन दोषों की क्षीणता में इन दोषों की उत्पत्ति को करने वाले, अब जो कह रहा है कि अगर क्षीण हो गया तो इसको जो वृद्धि करने वाला कारण है उस पर कार्य करना चाहिए, तो उसमें अंडरलाइन मत कीजिए कुछ। फिर अब देखेंगे अब धातु के क्षय के लक्षण क्या क्या है। आपने जहाँ वहां देखा था चरक में, तो वहां से इसको अभी जब आप रिवाइज कीजिएगा कल क्लास के अभी क्लास के बाद जब भी रिवाइज कीजिएगा तो आप उसको देख के रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो रश्य का क्या है, हृदय पीड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, हृदय पीड़ा, हृदय में पीड़ा, कंप, शून्यता और तृष्णा। तृष्णा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हृदय पीड़ा, कंप, शून्यता, ये दो तीन पॉइंट आप, श्लोक बिल्कुल आता है, हृदय पीड़ा, कंप, शून्यता किसके लिए है, तो रश्य के लिए है। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, रश्य, हृदय पीड़ा, कंप, शून्यता। अब ये मत सोचिए कि तृष्णा यहाँ भी आया है, श्लेष्मा भी आया है, तो वो सब उतना छोटे छोटे पॉइंट नहीं अंडरलाइन करिए आप लोग। फिर शोणित रक्त क्षय से क्या होगा, त्वचा पारुष्यता, अम्ल शीत प्रार्थना, तो आप अम्ल शीत प्रार्थना किसकी वजह से है, शोणित क्षय की वजह से है। अम्ल खाने की इच्छा होती है जब, कब होती है, जब शोणित, जब रक्त की कमी होती है। और सीरा शैथिल्य, जैसे अभी क्या आया था, संधि शैथिल्य, संधि शैथिल्य किसकी वजह से हो रहा था, शिथिलता मतलब कमजोर हो जाना, किसकी वजह से हो रहा है, श्लेष्मा क्षय की वजह से। सिराओं के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, तो ब्लड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीरा शैथिल्य हो गया। तो शोणित क्षय के लिए आया है, अंडरलाइन कीजिएगा, अम्ल शीत प्रार्थना और सीरा शैथिल्य। मांस क्षय के लिए, अगर मांस बॉडी में कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्पीग, कमर जो गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, वक्ष, पिंडिको, उदर, ग्रीव, शुष्कता। तो आप इतना अंडरलाइन मत कीजिए, बस आप याद कीजिए कि जो भी मांसपेशी वाली जगह है वहां पे शुष्कता हो जाएगी। और रोक्षता, तोद, गात्राणाम सदन, धमनी शैथिल्य, ये अंडरलाइन कीजिएगा, धमनी शैथिल्य। तो सीरा जो शैथिल्य किसकी वजह से हो रहा है हमारा, रक्त क्षय की वजह से हो रहा है, और धमनी शैथिल्य जो हो रहा है हमारा वो मांस क्षय की वजह से हो रहा है। तो आप मांस क्षय में आप बिल्कुल ये, बाकी शुष्कता अंडरलाइन कर लीजिएगा। शुष्कता आप कंफ्यूज मेद से मत हो जाइएगा कि बॉडी में शुष्क हो रहा है तो मेद क्षय हो रहा है, नहीं, मांस क्षय है। तो मांस क्षय का अब बाकी क्या क्या हो रहा है याद नहीं करना, कहाँ कहाँ शुष्क हो रहा है, बस बॉडी में जो भी मांस वाली एरिया वो शुष्क हो रहा है। और तो गात्रा नाम सदन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप धमनी शैथिल्य याद रखिएगा। तो सीरा शैथिल्य, धमनी शैथिल्य, अम्लसित प्रार्थना, हित पीड़ा, कंप, शून्यता, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर मेद क्षय का बहुत इंपॉर्टेंट है, मेद क्षय का।
मेद 6 में क्या होता है? प्लीहा वृद्धि, मतलब जो स्प्लीन होता है उसकी साइज बढ़ जाती है। और संधि शून्यता, रक्ष्यम मेदुर मस प्रार्थना, मेदुर अगर मेद घटेगा तो क्या होगा? व्यक्ति को मेद खाने की इच्छा होगी, तो ये भी अंडरलाइन मत कीजिए, बट आपको अंडरलाइन प्लीहा वृद्धि, मतलब मेद के 6 होने पे आपका प्लीहा मतलब स्प्लीन बढ़ जाता है और संधि शून्यता, संधि शून्य हो जाता है। तो इसमें तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट अंडरलाइन के लिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। रस्य का हृदय पीड़ा कंप सुनिता, सोनित का आम्रशीत प्रार्थना, शिरा शैथिल्य, मांस क्षय का ग्रीवा शुष्कता और धमनी शैथिल्य, मेद क्षय का प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता। ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम अस्थि क्षय का। अस्थि क्षय के लक्षण में क्या है? अस्थि में शूल होगी और क्या होगा? दंत नख भंग। तो दंत नख भंग आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो हमारा दांत है और जो नाखून है वो क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। तो ये अस्थि क्षय के बारे में आया है। मज्जा क्षय में क्या होगा? मज्जा क्षय में क्या होगा? मज्जा से किसका निर्माण होता है? मज्जा से किसका निर्माण होता है? शुक्र का निर्माण होता है, तो इसीलिए बोला है। तो यहाँ पे देखिए, मज्जा क्षय से अल्प शुक्रता लिखा हुआ है, शुक्र क्षय से नहीं लिखा हुआ है। जैसे आपके पास आया अल्प शुक्रता, तो आपको लगेगा ना कि यार ये तो शुक्र क्षय का ही होगा, बट ऐसा नहीं है, मज्जा क्षय से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि मज्जा से ही शुक्र बन रहा है, तो ये यहाँ ऐसा लिया गया है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मज्जा क्षय अल्प शुक्रता, पर भेदो अस्ति निस्तोद अस्ति सुनिता च। मैंने इसको पता कैसे याद किया था? पर्व अनीसु करके, मतलब परभेद, अ से अस्थि निस्तोद और अनीसु मतलब अस्थि शून्यता। आपको याद क्या करना है इसमें से? देखिए, मज्जा से आप सोचिए कि मज्जा, मज्जा कहाँ पे होता है? मज्जा हमारे हड्डियों के बीच में होता है। तो हड्डियों के बीच में अगर मज्जा नहीं रहेगा तो अस्थि क्या हो जाएगा? अस्थि शून्य हो जाएगा। तो जो चीजें खाली हो जाती, देखिए इसमें अस्थि शूल आया और अस्थि निस्तोद आया है। आप चाहें तो अलग जगह लिख सकते हैं। अस्थि शूल और अस्थि निस्तोद एक ही जैसा है, मतलब अस्थि शूल किसके लिए आया है? अस्थि क्षय के लिए आया है। और अस्थि निस्तोष जो आया है वो हमारे मज्जा के लिए आया है। तो मज्जा के लिए मैंने बोला कि मज्जा कहाँ रहता है? अस्थियों के बीच में रहता है। तो मज्जा क्षय हो जाएगा तो अस्थि क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर परभेद, तो जोड़ों में पेन होगा। परभेद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परभेद किसके क्षय के लक्षण है? तो मज्जा क्षय के है। तो मज्जा क्षय का ये सब आप अंडरलाइन कीजिएगा। अल्प शुक्रता, परभेद, अस्थि निषोध और अस्थि शून्यता। अस्थि क्षय का आपने याद किया था, दंत नग भंग। शुक्र क्षय में आपको क्या अंडरलाइन करना है? मेड विषण वेदना। आपको पता है कि शुक्र कहाँ होता है? मेड विषण के पास होता है, तो वहां वेदना होगी। आसक्ति मैथुन है, मतलब मैथुन के टाइम पे आसक्ति होगी। चिरात परसेक, तो आपको अंडरलाइन करने की कुछ जरूरत नहीं है। परसेक अल्प रुक्त अब होता भी है तो कम शुक्र रक्तयुक्त शुक्र आता है, तो इसमें आपको कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। शुक्र क्षय से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको रस क्षय का हित पीड़ा कंप शून्यता, शोनि क्षय का अम्लशीत प्रार्थना और शीरा शैथिल्य, मांस क्षय का ग्रीवा शुष्कता और धमनी शैथिल्य, मेद क्षय का इंपॉर्टेंट प्लीहा वृद्धि संधि शून्यता, अस्थि क्षय का दंत नक भंग, मज्जा क्षय का अल्प शुक्र पर्व भेद अस्थि निस्तोद अस्थि शून्यता। शुक्र क्षय आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्या करें? अब धातुओं का क्षय बोल दिया गया है कि अगर धातुओं का क्षय हो गया है तो धातुओं का बढ़ाने वाला आहार विहार लीजिएगा तो वो नॉर्मल होने लगेगा। अब आया मल के क्षय होने पे, तो मल का क्या है? पहले पुरुष के बारे में बोला गया, तो पुरुष के बारे में हो गया है हृदय पार्श्व पीड़ा। देखिए वहां पे क्या आया था? जो हमारा रस है, क्या बोला था वहां पे? हृदय में कंप हो रहा है, हृदय कंप शून्यता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हृदय में और पार्श्व में पीड़ा हो रही है। सोचिए, पुरुष के क्षय होने से, पुरुष क्षय मतलब मान लीजिए किसी को, मान लीजिए अतिसार, पुरुष क्षय हो रहा है, मतलब पुरुष कम हो रहा है, तो क्या होगा? हृदय पार्श्व पीड़ा होगा। स शब्द च वायु उधव गमन कुक्षि संचरण च। तो आपको इतना याद नहीं करने की जरूरत है। किसको नींद आ रही है? तेज सुप्रभात। पुरुष क्षय का आप अंडरलाइन कीजिएगा, हृदय पार्श्व पीड़ा। शब्द युग क्या होता है? वायु ऊपर नीचे जाता है। शब्द युग वायु की ऊपर की ओर गति तथा अधर में वायु का संचार होता है। तो ये आप हिंदी में अंडरलाइन कर लीजिए कि शब्द युग जो वायु होता है, कहते हैं ना कि पेट में गैस बन गया, गैस बन गया, लोग चिल्लाते रहते हैं बैठ के, तो वो यही है पुरुष। फिर मूत्रशय में क्या होगा? मूत्रशय में, मूत्र कहाँ रहता है? बस्ती में रहता है, तो बस्ती तोद। अब मूत्रशय होता है, अल्प मूत्रता होगी, मूत्र कम बन रहा है, तो ये आपको मूत्रशय में भी इतना अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें भी वही लिखा है कि उसको बढ़ने वाले काम करना है। मेन क्या है? स्वेद क्षय। स्वेद क्षय के लिए आपको क्या याद करना है? त्वक शोष, त्वचा में क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। फिर स्पर्श वैगुण्य, आपका जो स्पर्श हो गया उसमें विगुणता आ जाएगी। बाकी स्तब्ध रोमकूप आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है कि रोमकूप क्या हो जाएगा। पसीने नहीं आएंगे तो स्तब टाइट हो जाएगा ना, पसीने आते हैं तभी तो चीजें गीली होती है, तो मूवमेंट होता है। तो पुरुष क्षय का हमने हृदय पार्श्व पीड़ा याद किया।
और मूत्र क्षय का याद बस्ती तोत अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि बस्ती तोत मूत्र क्षय में भी है और मूत्र वृद्धि में भी है, वो भी आगे आएगा। और स्वेद क्षय में स्तब्ध रूमकूपता, त्वक शोष, स्पर्श वैगुण्यता, इसमें से स्पर्श वैगुण्यता इंपॉर्टेंट है, बस स्पर्श वैगुण्यता आई किसे, स्वेद क्षय से। तो ये हमारा दोष धातु मल का जो क्षय हुआ था उसके लक्षण बताएं, बाकी कुछ आर्तक क्षय के भी लक्षण बताएं और स्तन्य क्षय के भी लक्षण बताएं। तो आर्तक क्षय में क्या होता है, अगर आर्तक कम मारा तो क्या था, यथ उचित काल दर्शन अल्पता, मतलब जो उसका काल होता है उसमें वो दिखता नहीं है और अल्पता, और होता भी है तो कहते हैं ना ब्लीडिंग कम हो रही है, अब अपने टाइम पे नहीं हो रही है, तो कब होगा, जब आर्तक क्षय हो रहा है। देखिए यहाँ पे आर्तक क्षय है, अभी आगे आर्तक नाश करके भी आएगा, तो उसके अलग लक्षण है। तो हमको आर्तक क्षय मतलब कम हो रहा है, क्षय का मतलब हो रहा है कम हो रहा है, और नाश का मतलब हो रहा है कि बिल्कुल खत्म हो गया है। तो यहाँ पे आर्तव क्षय आ रहा है, तो उसमें क्या है, उचित काल में आर्तव का नहीं आना, यथ उचित काल अदर्शन अल्पता, तो इसमें भी आपको अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लग जाएगा। लेकिन हाँ, आर्तव जब नाश आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप अंडरलाइन कर ही लीजिए। उचित काल में अदर्शन होना, अल्पता, और बहुत इंपॉर्टेंट योनि में वेदना, जब आर्तव क्षय होगा तो योनि के आसपास में वेदना होती है। इसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए किसी का ना आर्तव क्षय हो गया, तो हमको क्या करना है, उसमें हमें संशोधन करना है और आग्नेय द्रव्य देने हैं, ठीक है, अग्नि को बढ़ाने वाले। इसलिए सबसे पहले ना जब आर्तक्षय का पेशेंट आता है, तब सीधे अशोकारिष्ट लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, रज प्रवर्तनी वटी लिख देते हैं। सबसे पहले ना आप उसको ना मतलब उसका दीपन पाचन कीजिए, 3 दिन, जब जब उसको 3 दिन या 1 हफ्ते का आप दीपन पाचन कीजिए, रिलेटिव बताओ, उसके बाद फिर आप कोई मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। फिर संशोधन के लिए अगर आप संशोधन ना करके संशमन वाले औषधि दीजिए, फिर नहीं हो रहा तो फिर संशोधन वगैरह विरेचन वगैरह कराइए, तो उसको बेनिफिट मिलता है। तो आर्त 6 में सबसे पहले हम देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या लिखा हुआ है, संशोधन आग्नेय नाम च द्रव्य नाम, मतलब आग्नेय द्रव्य देना है। हिंदी में भी देख सकते हैं, आर्त 6 में देखिए लिखा है, स्त्री के आर्तव के क्षीण होने पर उचित समय पर रसस्राव नहीं होना तथा होने पर अल्प मात्रा में रस का निकलना। आर्त 6 में विरेचन मतलब वही संशोधन और या उत्तर बस्ती देने के लिए बोला गया है। और बाकी क्या बोला गया है, दीपन मतलब आग्नेय द्रव्य देने के लिए, तो इसलिए उन्होंने आग्नेय द्रव्य क्या किया, जैसे तिल उड़द और सूरा के बारे में बोल दिया गया आग्नेय द्रव्य के बारे में। तो आतक्षेप का ये क्वेश्चन संशोधन और अग्नि द्रव्य मतलब अग्नि गुण, अग्नि जिसमें होता है उसमें देने के लिए। चित्र आदि वटी आप दीजिए, कुछ ऐसे मतलब पंचकोल दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब स्तन्य क्षय, स्तन्य क्षय में क्या होगा, स्तन्य देखिए, स्तन्य स्तन्य है, ये स्तन्य नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्तन्य क्षय मतलब मिल्क का कर्म प्रोडक्शन होगा। तो जब स्तन्य क्षय होगा तो क्या होगा, स्तन्य यो मलानता, इसको हिंदी में देख लीजिए कि स्तन्य, अगर स्तन्य कम हो रहा है तो क्या होगा, दूध के क्षय होने पर स्तनों में क्या हो जाएगा, ढीलापन आ जाएगा, झुर्रियां आ जाएगी, दूध का अभाव अथवा अल्पाना आदि लक्षण होते हैं। तो ये अंडरलाइन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। स्तन्य क्षय में बस आपको क्या याद रखना है, कफवर्धक श्लेष्मवर्धन चीजों का यूज करना है। जैसे आर्तक क्षय में हमको क्या करना था, हमको अग्नि वाले द्रव्य का यूज करना था जो इसमें अग्नि गुण प्रदान होते हैं। वैसे ही स्तन्य, किसी को अगर मिल्क का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, कफवर्धक आहार विहार देने हैं उसको। फिर क्या है, गर्भक्षय, देखिए यहाँ पे गर्भक्षय, आगे जाके गर्भक्षय के 2-3 टाइप्स आएंगे, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए गर्भक्षय। तो क्या है, गर्भ अस्पंदन, गर्भ में कोई पल्सेशन नहीं हो रहा है, गर्भ अस्पंदन, अउन्नत कुचिता मतलब पेट क्या फूला हुआ नहीं लग रहा है, ये किसके लक्षण है, गर्भक्षय के लक्षण है। तो आर्तव-क्षय, स्तन्य-क्षय और गर्भ-क्षय। फिर क्या बोल रहा है, गर्भ-क्षय का ट्रीटमेंट क्या बोला है कि प्राप्त बस्ती कालाया, क्षीर बस्ती प्रयोग, मेद अन्न प्रयोग, मतलब क्या 3-4 चीजें गर्भ-क्षय में देनी है। अब गर्भ-क्षय हो गया ना, किसी का गर्भ कम मतलब क्षय हो चुका है, तो महिला क्या होगा, टेंशन में रहती है, तो इसलिए बोला गया है कि मेद अन्न देना चाहिए। और फिर किसका यूज करना है, क्षीर बस्ती का उपयोग करना है। बाकी नॉर्मल बस्ती मतलब काल आ जाने पे प्राप्त बस्ती कालाय का मतलब क्या होता है, जब 8वां महीने में हमको शुरू हो जाए तो क्षीर बस्ती का उपयोग करना है। आप हिंदी में देखिएगा कि ऐसी स्थिति में गर्भिणी के 8वें मास शुरू हो जाए तो क्षीर बस्ती का प्रयोग तथा मेद अन्न का सेवन करना चाहिए। ये कब है, यह है हमारा गर्भक्षय में। गर्भक्षय में क्या होगा, गर्भ के स्पंदन का अभाव हो जाना, गर्भ अस्पंदन, अउन्नत कुक्षिता, गर्भ के स्पंदन का अभाव हो जाना तथा माता की कुक्षी का उभार नहीं होना, ये आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो हमारा ये हो गया गर्भ क्षय के लक्षण। आर्तव क्षय, तो ये तीनों चीजों किससे, महिलाओं से रिलेटेड है, आर्तव क्षय, स्तन्य क्षय और गर्भ क्षय। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है अभी? नेहा जी, हाँ सर, क्या हुआ, एक बार repeat कर दीजिए प्लीज। क्या? एक और बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर। गर्भ कहाँ कहाँ से? गर्भाशय। ठीक है, मैं ये तीनों रिपीट कर देता हूँ। आर्तव क्षय के बारे में आया है कि जब आर्तव मतलब जो
और तब जब कम हो गए तो क्या हो सकता है, यह उचित काल में कहते हैं ना कि हाँ मतलब पीरियड टाइम पे नहीं हो रहा, अपने टाइम पे नहीं हो रहा और अल्प हो रहा, ब्लीडिंग भी कम हो रही है, तो वही है, और वेदना हो रही है। तो उसके ट्रीटमेंट अगर आपको क्या बोला गया तो आपको क्या रखना है, संशोधन करना है, उसका पंचकर्म कराना है, या फिर उसको अग्नि प्रधान द्रव्यों का सेवन कराना है। ये आर्तक्षय क्रिया है। स्तन्य क्षय में क्या होगा, अगर किसी को दूध कम बन रहा है तो क्या होगा, स्तन्य मलान, तो जो हमारा ब्रेस्ट है क्या हो जाएगा, वो मलान हो जाएगा, मतलब झुरझुरियां पड़ जाएगी, कमजोर हो जाएगा। स्तन्य अभाव मतलब स्तन्य बन ही नहीं रहा है। इसमें ट्रीटमेंट आपको इंपॉर्टेंट है कि कफवर्धक आहार देना है। उसी तरह गर्भक्षय में के लिए बोला गया है कि मान लीजिए गर्भक्षय हो रहा है, गर्भ अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना है आपको, उसमें लगता है गर्भ में स्पंदन बंद हो जा रहा है और कुछ क्या हो रही है, अब डेवलप अच्छे से नहीं हो रही है, तो इसके क्षय के लक्षण है कि मतलब ये कि गर्भ क्षय, क्षय का मतलब हो रहा है कम हो रहा है, ये नहीं कि खत्म हो चुका है, तो कम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, गर्भ में अस्पंदन, गर्भ का स्पंदन कम बंद होने लगेगा और कुछ ही क्या होगी, अब उन्नत नहीं लगेगी, धीरे धीरे दबने लगेगी। उस समय आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप जब जाइएगा, अभी हम देखेंगे गायनी वाले पार्ट में, तो हमको पता है कि जो महिलाओं में बस्ती का प्रयोग 9वें महीने में या 8वें महीने में किया गया है। तो बोला गया कि अगर आपको ये लक्षण 8वें महीने में दिख रहा है तो उस समय क्या करना है आपको, प्राप्त बस्ती काल या क्षीर बस्ती प्रयोग करना है, मतलब कि जब टाइम आ जाए तो आपको क्षीर बस्ती का प्रयोग करना है, या नहीं तो फिर हमें मेध अन्न देना है। मेध मतलब मेध्य अन्न देना है। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है कि ऐसी स्थिति में गर्भिणी के 8वें माह शुरू हो जाए तो क्षीर बस्ती का प्रयोग, और मेध मतलब कॉग्निटिव फंक्शन जो उसको ठीक करे वैसे आहार को देना है। ठीक है। यस सर। मतलब यहाँ पे आचार्य सुश्रुत इतना सोच रहे हैं कि जो गर्भ बन गया है और पेट में अगर वो पहले नॉर्मल था, उसके बाद उसमें क्षय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के मानसिक चीजों की वजह से भी हो रहा है, इसलिए उन्होंने सोची है कि उन्होंने मेध अन्न को बोला देने के लिए। स्ट्रेस में भी हो सकता, स्ट्रेस की वजह से भी गर्भ का डेवलपमेंट रुक जा रहा है। अब आगे हम देखेंगे, अब तक हमने देख लिया क्षय के लक्षण। अब बाकी जो दोष धातु मल है, वो जब बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो क्या लक्षण मौजूद करता है उसके बारे में। तो सबसे पहले वात विद्धो, तत्र वात विद्धो, मान लीजिए किसी का वात शरीर में बढ़ गया है, तो वाक्य पारुष्य, वाक्य कैसा होगा, आवाज कैसा होगा, उसमें बहुत कठोरता आ जाएगी, और कार्श्य, व्यक्ति कहता होगा पतला हो जाएगा। ये श्लोक आया है कि वाक्य परुष्य, कार्श्य, कार्शन्य मतलब काला हो जाना, और गात्र स्फुरन, गात्रों में क्या होगा, स्फुरन होगा, मतलब टिंगली सेंसेशन जिसको कह सकते हैं वो होगा। उष्ण कामिता, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उष्ण कामिता मतलब उसको ना गर्म गर्म चीजें खाने की इच्छा होगी। निद्रा नाश, अल्प बल, और गाढ़ वज्र मतलब कॉन्स्टिपेशन होगा। तो वात वृद्धि का, वात क्षय का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना वात वृद्धि का है। वाक्य पुरुषता, अब यहाँ पे निद्रा नाश है, वहां पे प्रजागरण था, कफ के लिए क्या था, कफ अगर बढ़ेगा, सॉरी कफ घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्रजागरण हो जाएगा, और वात बढ़ेगा तो निद्रा नाश हो जाएगा। आप चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पे, प्रजागरण है, दोनों चीज सेम ही चीज, मतलब व्यक्ति जाग रहा है इसमें भी और उसमें भी। उस प्रजागरण कब होगा, तो कफ क्षय में, और निद्रा नाश कब हो रहा है, तो वात वृद्धि में। वात वृद्धि में सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वाक्य पुरुष, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि हाँ कार्स व्यक्ति पतला कब होता है, जब वातिक पुरुष पतला होता है, तो ज्यादा बढ़ जाएगा तो पतला हो जाएगा, कार्शन मतलब काला हो जाएगा। फिर गात्रों में स्फुरन, टिंगली सेंसेशन, आपको पता है कि नर्व की जो रिलेशन जो भी चीजें होती है वो वात से होती हैं। तो गात्र स्फुरन, आपके पास जो भी व्यक्ति आता है ना, कि कहता है कि हाँ मतलब मुझे झंझनाहट होती है, झंझनाहट होती है, तो आप सोचते हैं वात व्याधि है, तो अब वात व्याधि है तो भैया वात व्याधि में क्या है? वात का क्षय है या वात का वो है, वृद्धि है, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे वात की वृद्धि हो रही है, तो उसके अनुसार हमें दवाइयां चलानी है। तो गात्र स्फुरन उष्ण कामिता, क्योंकि वात हमारे बॉडी में क्या करता है, वात का गुण क्या है, तत्त शीत, शीत है ना, रुक्ष शीत, तो शीत अगर घट रहा है तो क्या होगा, उष्ण कामिता हो जाएगा ना, क्योंकि बॉडी में शीतलता घट रही है तो व्यक्ति को उष्ण चीज लेने की इच्छा होगी, तो उष्ण कामिता, निद्रानाश, और अल्प बल, और कॉन्स्टिपेशन, गाढ़ वर्ज, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कीजिएगा। ये कब होगा, वात वृद्धि पे होगा। फिर पित्त वृद्धि से क्या होगा, पित्ताव भासता मतलब पूरे शरीर में पित्त पित्त जैसा लगेगा। फिर संताप, अग्नि बढ़ जाएगी। शीत कामित मतलब आपको पता है कि हाँ अग्नि बढ़ेगी तो शीत की इच्छा होगी। अल्प निद्रा, देखिए यहाँ पे निद्रा नाश है, यहाँ पे अल्प निद्रा है, मतलब यहाँ पे निद्रा नाश ही हो गया, यहाँ पे निद्रा ही नहीं आ रही है, बट यहाँ पे निद्रा तो आ रही है बट कम आ रही है। तो इतना डीपली नहीं पूछेगा कोई कि प्रजागरण किस में आया है, निद्रा नाश किस में आया है, और अल्प निद्रा किस में आया है। अगर आप एआई पीजीटी का तैयारी कर रहे होते तो फिर इतना डीपली जाते, आप इतना मत सोचिए। आपको अंडरलाइन इसमें जो है, आपको पित्त वृद्धि का, आप सित्त कामी तो आपको हिंट से पता चल जाएगा, बाकी आपको मूर्छा अंडरलाइन कर लीजिए, बल की हानि, और इंद्रिय दौर्बल्य ये अंडरलाइन कर लीजिए। इंद्रिय दौर्बल किससे हो रहा है हमारा, पित्त की वृद्धि से हो रहा है।
पित्त, अब पता है कि पित्त बढ़ जाएगा तो पित्त विन मूत्र, मतलब मुख मूत्र जो भी जो है, चेहरा है, मूत्र है, नेत्र है, सब कैसा हो जाएगा, पित्त व्हाइट, मतलब येलो कलर का हो जाएगा। तो इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। वात वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पित्त वाला इतना इंपॉर्टेंट सब कुछ नहीं है। मूर्छा बस याद रख लीजिए। वैसे भी पता है कि मूर्छा कब होगा, जब पित्त बढ़, जब अग्नि बढ़ेगी तो मूर्छा जैसा हो सकता है। फिर श्लेष्म वृद्धि, मान लीजिए किसी का श्लेष्म बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, तो क्या होगा, शौकल्य मतलब शुक, मतलब वो ज्यादा गोरा हो जाएगा। सत्य, शरीर में शीतलता आ जाएगी। स्थैर्यम, गौरव, अवसाद, तंद्रा, निद्रा, संधि, अस्थि विश्लेष, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि संधि अस्थि विश्लेष किस लिए आया है, श्लेष्म वृद्धि के लिए आया है। और श्लेष्म 6 में क्या आया था, संधि शैथिल्य, ऐसा आया था ना, कोई बोलेगा सर, संधि शैथिल्य आया था। संधि शैथिल्य, हाँ, संधि शैथिल्यम क्या आया था और सर? संधि शैथिल्य आया था श्लेष्म 6 में। और संधि और अस्थि विश्लेष किस में आया है, श्लेष्म वृद्धि में। तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी स्थिरता, स्थैर्यता, आपको पता है कि स्थिरता श्लेष्म से आती है तो वो बढ़ आ जाएगा। गौरव, अवसाद, ये सब किसकी वजह से आ रहा है, सब हमारा कफ की वजह से। तंद्रा का भी कारण कफी है, निद्रा का भी कारण कफी है। तो ये सब इसमें से संधि अस्थि विश्लेष, पित्त का आप इंद्रिय दौर्बल्य, और वात का, ये चारों पांचों अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं रस का। दोष धातु मल तीनों को देख लेते हैं क्या है। अभी हमने दोष का देख लिए, अब धातु का देखते हैं कि धातु जब बढ़ जाएंगे, जैसे रस धातु बढ़ेंगे तो क्या लक्षण आएंगे। तो रसो अतिवृद्ध, मतलब धातु अगर अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा, हृदय क्लेद प्रसेग च आप्यायते, हृदय में उत्क्लेद होगा। कभी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, कभी क्वेश्चन नहीं आया है। हृदय उत्क्लेद आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर रक्त का आया है कि सीरा पूर्णत्व, मतलब सीरा कैसा हो जाएगा, सीरा पूर्ण हो जाएगा, मतलब ब्लड ज्यादा हो गया ना, तो सीराओं के अंदर पूरा पूरा ब्लड आ जाएगा। तो सीरा पूर्णत्व किसके लिए, रक्त के लिए है, रक्त अतिवृद्धि है। और बाकी रक्त अंग अक्षिकता, तो आपको पता है कि जब रक्त बढ़ जाएगा तो शरीर में जो अंग है हमारा रक्त के जैसा हो जाएगा। मांस में क्या है, स्फीग, गंड, ओष्ठ, जो भी एरिया है सब में क्या हो जाएगा, सबकी वृद्धि हो जाएगी। और गुरु का आर्द्रता है, ये अंडरलाइन में कीजिए। मेद का अंडरलाइन कीजिएगा, काश श्वास, काश श्वास। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उदर और पार्श्व वृद्धि। देखिए मेद में क्या था, प्लीहा वृद्धि कब आया था, प्लीहा वृद्धि आया था जब मेद का क्षय हो रहा था। लेकिन मेद जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, उदर और पार्श्व में वृद्धि हो रही है, पेट में ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब मेद घट रहा है तो प्लीहा को बढ़ा दे रहा है। लेकिन जब मेद बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, आपको पता है कि हाँ, जब मेद बढ़ेगा तो मोटापा आ जाएगा। तो ऊर्ध्व और पार्श्व वृद्धि। काश श्वास किसके लिए है, मेद के लिए। बाकी द्वारगंधता, द्वारगंध में अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको लगा श्वेत के लिए हो सकता है, तो श्वेत के लिए नहीं, मेद के लिए है। बाकी अस्थि जब बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि अधिअस्थि वगैरह जो होता है वो अस्थि बढ़ने से होता है। फिर मज्जा का सर्वांग नेत्र गौरम च, मज्जा का अंडरलाइन कीजिएगा। मज्जा सर्वांग पूरे बॉडी में, और नेत्रों में क्या हो जाएगा, गुरुता आ जाएगी। शुक्र में क्या होगा, शुक्र अश्मरी अति प्रतिभाव च, शुक्र में क्या हो जाएगा, जो अश्मरी होते हैं शुक्र अश्मरी का निर्माण हो लेगा। तो आप शुक्र आ ही जाएगा तो फिर आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो रस का हृदय उत्क्लेद अंडरलाइन कीजिए। रथ का सीरा पूर्ण याद कीजिए, मांस को छोड़ दीजिए। मेद का आप ऊर्ध्व पार्श्व वृद्धि और कार्श श्वास याद कीजिए। दुर्गंध भी अंडरलाइन कर लीजिए। और मज्जा का सर्वांग नेत्र गौरव याद कीजिए। शुक्र को आप रहने दीजिए। फिर क्या करें, पुरुष का, अगर पुरुष किसी का बढ़ जाएगा, किसी के पेट में पुरुष बढ़ गया तो क्या होगा, आटो, पेट फूला हो जाएगा। और पेट में क्या होगा, दर्द होगा। पुरुष आटो उच्ची सूलच। मूत्र में क्या होगा, मूत्र में क्या होगा, मूत्र वृद्धि होगा। और मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति बस्ती तोत। तो देखिए बस्ती तोत क्या आया, बस्ती तोत हमारा दोनों में आया है। मूत्र क्षय में भी आया है, मूत्र वृद्धि में भी आया है। तो आप यहाँ पे मूत्र क्षय भी प्लस कर लीजिए कि जो एक लक्षण है बस्ती क्षय वाला, बस्ती तोत वाला, कि बस्ती में तो तोत तो होना है, बस्ती में मतलब पेन होना ही है, चाहे घटे चाहे बढ़े। ठीक है, तो आदमान इसके लिए आया, और आटो पाया पेट के लिए, मतलब उसके लिए, पुरुष के लिए। स्वेद, अब स्वेद बढ़ेगा तो क्या होगा, दुर्गंधता आ जाएगी। और क्या हो जाएगा, दुर्गंध कंडूच। तो श्वेत बढ़ेगा तो आपको पता है कि त्वचा में दुर्गंधता कंडूच। तो दुर्गंध हमारा यहाँ पे एक जगह ये आ गया, यहाँ पे प्लस मेद लिख लीजिएगा कि जब मेद की वृद्धि होती है तो शरीर में दुर्गंधता आ जाती है। मेद और स्वेद सब एक ही है। और कंडू कब होगा, कंडू जब स्वेद बढ़ेगा तो। ठीक है, फिर आगे क्या है, आर्तव। जब आर्तव की अति वृद्धि होती है तो क्या होगा, आर्तव अति वृद्धि तो अंगमर्द होगा। आपको पता है जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो कंप्लेन क्या आती है कि भैया बहुत शरीर में दर्द होता है, अंगमर्द हो रहा है। अति प्रवृत्ति दुर्गंधे च। देखिए तो दुर्गंध का आप अलग से लिख लीजिए। दुर्गंध में आप अलग से इसलिए लीजिए लीजिए क्योंकि दुर्गंध में 3 चीज आएगी है, मेद, श्वेद और आर्तव। ठीक है,
फिर स्तन्य मतलब दूध बढ़ जाएगा तो स्तन्य पीनत्व मुहुर्मुहु प्रवर्तितो। तो जब मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, स्तन्य में अधिक वृद्धि होने, स्तनों में स्थूलता आ जाएगी, बार बार दूध की प्रवृत्ति होने लगेगी। ये तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। और गर्भ जठ जट गर्भ जब बढ़ जाएगा तो बढ़ता हुआ उदर को बढ़ाता तथा पसीना अधिक पड़ता है। तो गर्भ का आप स्वेद अंडरलाइन कीजिएगा। सोचिए कि गर्भ जब बढ़ेगा तो स्वेद लाएगा, स्वेद बढ़ेगा तो स्वेद नहीं ला रहा है, लेकिन हाँ स्वेद, गर्भ बढ़ेगा तो स्वेद ला रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। रस का हृदय उत्क्लेद, रथ का सीरा पूर्णत्व, मांस का आप छोड़ दीजिए, मेद का उदर पार्श्व वृद्धि, काश्वास, दुर्गंध आप एक जगह लिख लीजिएगा, मज्जा का सर्वांग नेत्र गौरव। ठीक है। फिर जो हमारा पुरुष का क्या है, पुरुष का है आटोप और कुच्ची में सूल, मूत्र का है बस्ती तोद और आदमान, श्वेत का हमको दुर्गंधता और कंडु, कंडु बस अलग है, बाकी दुर्गंधा आप श्वेत का, मेद का और अर्तब का एक साथ लिख लीजिए। आर्तव का क्या है, अंगमर्द अति प्रवृत्ति दुर्गंध च, स्तन्य का आपको पता है, स्तन्य पीनत्व मुहुर्मुहु प्रवृत्ति तो मतलब स्तन्य का ज्यादा बड़ा हो जाना, और मुहुर्मुहु प्रवृत्ति तो मतलब बार बार निकलना और पेन होना। और गर्भ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, श्वेत होगा। ये थोड़ा सा हटके है कि गर्भ की जब वृद्धि होती है तो श्वेत पसीना आने लगता है। फिर क्या किया गया है? इसमें बोला गया कि जो बढ़ा हुआ है उसमें क्या करना, संशोधन और छप्पन क्रिया करना है, यही बोला गया बस। इन अधिक बढ़े हुए दोष धातु मौलों को क्षय से अविरुद्ध अति विशेष क्रिया द्वारा संशोधन छता तथा मतलब संशोधन और छप्पन के द्वारा ट्रीटमेंट करना है, संशोधन और छपन। तो ये अंडरलाइन कीजिएगा कि जो वृद्धि है उसको ठीक करने के लिए संशोधन और छप्पन बोला गया है। पूर्व पूर्व अधिक बढ़ने से पर धातु को बढ़ा, ये बोला है कि एक धातु बढ़ता है तो नेक्स्ट धातु भी बढ़ने लगता है, तो पहले वाला धातु को बढ़ने ही मत दो तो नेक्स्ट धातु नहीं बढ़ेगा। फिर ठीक है, अब उसके बाद आया है यहाँ से, फिर आया ओज के बारे में वर्णन आया। ठीक है, तो ओज के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे से देखेंगे। ओज है और बाकी इसके आगे भी एक श्लोक है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा छोटा सा और रह गया है, इतना रह गया है। ठीक है, नहीं तो फिर आप इतना पढ़िए आप इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज पढ़ने वाली चीजें हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। हमने क्या देखा, दोष धातु मैल की क्षय और वृद्धि देखी है। सबके लक्षण कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वो आप देखिएगा। क्षय और वृद्धि से क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने पेपर देखिएगा तो या तो चरक से क्षय से क्वेश्चन आया, या तो हमारे इससे पेपर में आया क्वेश्चन है। ठीक है।